नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक बार चेक करके बताओ, कोई भी बच्चे अगर लाइव है तो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं। चलो ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का सेट्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो बच्चों फटाफट देख लो, हम लोगों को आज जो क्वेश्चन करना है वो 1 से लेके 6 तक करना है। एनसीईआरटी का मिसलेनियस है। एक्चुअली जो 10 तक मिसलेनियस एक्सरसाइज जो था तुम्हारा विविध प्रश्नावली था, उसमें लिखा हुआ रहता था कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जो है 11-12 में ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको एक भी जो है आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है, वो आपको छोड़ना नहीं है, सारा का सारा आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, सारा का सारा आपको बनाना है, एक भी छोड़ना नहीं है ना। तो चलो हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज लेक्चर 11 है हमारा और सेट्स का, और आज चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से। Decide among the following sets which sets are subsets of one and another। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय, इसका निर्णय कीजिए। देखो हमारे पास कुछ समुच्चय दिया हुआ है ए बी सी डी, और अपने को बताना है कि इसमें से कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, तो बहुत आसान है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कौन किसका उपसमुच्चय, तो सबसे पहले ए के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, तो यहां सबसे पहले ए के बारे में देखो सॉल्यूशन। देखो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है हमारा, वास्तविक संख्या है। r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या के बारे में पता ही है, जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस r का मतलब वास्तविक संख्या है, तो x मेरा वास्तविक संख्या है। तथा और क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मेन ये वाला जो हमारा समीकरण है, ये देखो क्या है तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है हमारा, है ना। ये क्या है तुम्हारा, द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग हल करेंगे और हल करके जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही हमारा ए का क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, तो चूंकि यहां पर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 12 इक्वल टू 0 है हमारा। अभी ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है, इसको हमको हल करना है। इसमें देखो पहला और आखिरी को गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर और 12 है ना, एक्स स्क्वायर और 12, 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा, याद ही होगा। और इस 12x स्क्वायर को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, माइनस 8x आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि इस दोनों का जो गुना है ये प्लस 12x स्क्वायर आया, तो ये प्लस हमको क्या बताता है कि हम लोगों को जोड़ने के बाद हमको जोड़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए, माइनस 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 12, तो 6 गुना 2 12 होता है, और 6 और 2 का जोड़ क्या होता है, 8 होता है। तो हमको 2 इसका फैक्टर मिल गया। तो क्या मिला, देखो यहां से, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस
2x और प्लस 12 इक्वल टू 0। 9th क्लास में बहुत सारा ये बनाए हो तुम लोग। देखो x स्क्वायर माइनस 6x, देखो माइनस 6x माइनस 2x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8x आ जाएगा, और इस दोनों को गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमारा। तो अभी यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारा, x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 आ रहा है, और माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, ये 6 आ रहा है। तो इस तरह से देखो क्या आ गया हमारा कि x का जो वैल्यू है x माइनस 2 आया, और x माइनस यहाँ पर x माइनस 6 आया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है, तो x की एक वैल्यू आई 2 और 6, तो x की एक वैल्यू आ गई 2 और 6। अब थोड़ा देखो ध्यान से, अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ध्यान दो। तो अब यहाँ पर क्या देखोगे तुम कि अभी x की वैल्यू 2 6 आई, और a का जो अवयव है वो x है ना, a का जो अवयव है वो x है। तो a बराबर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2 और 6। तो यहाँ से हम लोगों ने a सेट जो है ना, a का जो एलिमेंट है, a सेट का जो एलिमेंट है वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। 2 और 6 हमारा इसका उत्तर हो गया a का। b देखो पहले से दिया हुआ है हमारे पास b दिया हुआ है क्या, 2 4 और 6। b हमारे पास है 2 4 और 6। ठीक है, और c दिया है तुम्हारा, देखो c दिया हुआ है तुम्हारे पास 2 4 6 8, और ये ऐसा ही अनंत तक चलते जाएगी ऐसा। और d देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारा, d जो है हमारा 6 है, d कितना है हमारा 6 है। ठीक है, d हमारा 6 है ना, तो d हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो चलो देखो ये d हमारा 6 आ गया। अब अपने को बताना है कि इस ए बी सी डी में से कौन किसका उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो सबसेट के बारे में बताए थे कि अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है, ये पिछले हम लोग वीडियो में इसको बताए थे, पिछले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़े थे। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप लोगों ने, ये तो आज हमारा 11वां लेक्चर है, इसके पहले 10 लेक्चर हम सेट पर पढ़ा चुके हैं। अब सेट आखिरी लेक्चर में पहुंच गई है, इसके बाद एक लेक्चर और होगी तो सेट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर सेट पूरा नहीं देखे हैं तो जाके हम इसका प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप लोग पीछे से पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब यहाँ से ध्यान से देखो कि हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। ठीक है, d हमारा 6 आ गया। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, समझो बात कि साफ दिख रहा है d का प्रत्येक एलिमेंट a में है, d का प्रत्येक एलिमेंट a में है हमारा। तो यहां से क्या हो गया, स्पष्टता अस्पष्टता क्या हो रहा है यार, अस्पष्टता देखो यहाँ क्या दिख रहा है कि d जो है, d का प्रत्येक अवयव जो है a में है, तो d सबसेट हो गया हमारा a का। पहला बात, d का प्रत्येक अवयव b में है तो d मेरा सबसेट हो गया b का। d का प्रत्येक अवयव c में है तो d हमारा सबसेट हो गया c का। ठीक है, तो d हर एक का सबसेट आ गया। अब उसके बाद देखो छोटा कौन सा है हमारा, a वाला छोटा है हमारा, ये a वाला छोटा है हमारा। तो a के बारे में देखो, a का हर एक अवयव b में है, तो a का हर एक अवयव b में है तो हम लोग क्या लिख देंगे, a सबसेट हो गया b का। a का हर एक अवयव c में है तो a सबसेट हो गया किसका, c का। a का हर एक अवयव c में हो गया, ठीक है, a का हर एक अवयव d में नहीं है तो a d का सबसेट नहीं होगा। चलो a वाला हो गया। अब b का बात करते हैं, b तो b सिर्फ b का हर एक अवयव c में दिख रहा है ना, b का हर एक अवयव कहां दिख रहा है, c में दिख रहा है। तो यहाँ पर b सबसेट हो गया किसका, c का। और तो कोई नहीं, हो गया हमारा सारा, c सबसे बड़ा सेट है। तो यहाँ पर क्या दिखा हमारा, देखो यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि d किसका सबसेट है, a का, a किसका सबसेट है, b का, और b किसका सबसेट है, c का। फाइनली यही हो गया कि d a का सबसेट है, a b का सबसेट है, और b किसका सबसेट है, c का सबसेट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा d का ये पूरा का पूरा यही हमारा आंसर हो गया कि d a का सबसेट है, a b का सबसेट है, और b किसका सबसेट है, c का सबसेट है। समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो, तो इसको आप लोग एक बार जल्दी से नोट कर लो, लिख लो एक बार जल्दी से आप लोग इसको
जल्दी से एक बार लिख लो इसको आप लोग। हाँ यहां तक है, आप लोग इसको जल्दी से लिख लो, एक बार नोट कर लो। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि ये जो कथन स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है या गलत है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये सही है तो प्रूफ इट, उसको प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, अगर ये गलत है तो इसका क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, मतलब हर एक जो भी कथन है उसको ज्ञात करना है कि सत्य है या असत्य है। और यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। अगर सत्य है तो सिद्ध करके दिखा देना है, और अगर असत्य है तो एक उदाहरण दे दो और बता दो कि देखो ये उदाहरण है, ये वाला चीज जो है ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो यहाँ पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, यदि x a का अवयव है, x बिलोंग्स टू a, यदि x a का अवयव है और a b का अवयव है तो x b का भी अवयव होगा। कह रहा है यदि x a का अवयव है, a एक सेट है, ध्यान देना, x एक अवयव है, a एक सेट है, x a का अवयव है और a जो है वो b का अवयव है। एक सेट b का अवयव कहने का मतलब b क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें a पूरा का पूरा उसका एक सदस्य है ना, a सदस्य है b का, तो क्या x b का सदस्य हो जाएगा, x b का सदस्य होगा, ये बोल रहा है कि x b का सदस्य हो जाएगा। तो अपने को देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, माना कि x a का सदस्य, तो a बराबर मान लेते हैं 1, मान लेते हैं a क्या है तुम्हारा 1 है, तो एक a का सदस्य हो गया यहां पर। अच्छा अब ना b का सदस्य मान लेते हैं a है, और b बराबर मान लेते हैं एक, तो एक इसका सदस्य हो गया और एक 2 ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो देखो b में a पूरा का पूरा a एक सेट था, उस पूरे सेट को हमने b में डाल दिया, ऐसा आ गया तुम्हारा। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहां साफ साफ दिख रहा है कि x a में तो है तथा a जो है हमारा वो b का भी अवयव है, परंतु x जो है वो b का अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि x a है, 1 मेरा x मान लो 1 है। ठीक है, यहाँ x के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं कि 1 हमारा a का अवयव है। ठीक है, 1 हमारा a का अवयव है और a b का सदस्य है, लेकिन हमारा 1 जो है वो b का अवयव नहीं है ना। तो यहाँ से साफ पता चला कि 1 a का तो सदस्य है और 1 किसका सदस्य है, b का सदस्य, लेकिन 1 b का सदस्य नहीं है। तो ये वाला जो कथन है, ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य या फॉल्स लिख सकते हो। ये कथन जो हमारा है असत्य है। ठीक है, ये कथन जो हमारा है असत्य है। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, दिखा दिया कि ये कथन असत्य है, उसका एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया। तो चाहो तो पहले ही लिख सकते हो कि असत्य है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे दो आप लोग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पहला हमारा था असत्य। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा कह रहा है कि यहां पर देखो ध्यान से, ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का सदस्य है, तो ए सी का क्या होगा, सदस्य होगा, है ना। मतलब ए सी का क्या होगा, अवयव होगा। तो ए बी का क्या है तुम्हारा, उपसमुच्चय है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, और बी सदस्य है, मतलब बी जो है वो पूरा का पूरा सी का एक सदस्य है। तो बोल रहा है ए सी का सदस्य होगा। तो ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। कैसे, चलो एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। तो ये गलत है, तो पहले ही लिख देते हैं असत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। अब देखो कैसे असत्य है, इसको हम ना एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। तो मान लेते हैं, लेट, हिंदी में लिखना है भाई, माना कि
ए बराबर 1 2, मान लिया कि ए क्या है तुम्हारा 1 2 है और ए क्या है बी का उपसमुच्चय है। तो जब ए बी का उपसमुच्चय है तो हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेते हैं 1 2 3, मान लिया बी को 1 2 3, क्योंकि ए का प्रत्येक अभी अब बी में डालना होगा तब तो बी क्या होगा हमारा ए का उपसमुच्चय होगा। तो बी हो गया तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। और बोल रहा है बी क्या है तुम्हारा सी का सदस्य, बी क्या है तुम्हारा सी का सदस्य है। तो सी बराबर क्या लिखते हैं, हम एक एलिमेंट लिखते हैं जैसे जिसमें बी तो पूरा लेना ही पड़ेगा क्योंकि बी सी का सदस्य है, एलिमेंट है। तो 1 2 3 ये हो गया और साथ में 4 और 5 ले लेते हैं हम लोग, 4 और 5 दो एलिमेंट और लेते हैं सी में। तो साफ दिख रहा है कि ए जो है बी का क्या है उपसमुच्चय है, ए बी का क्या है तुम्हारा उपसमुच्चय है, ठीक है। और बी सी का सदस्य है, लेकिन ए सी में है कहीं क्या, ए सी में नहीं है कहीं भी, क्योंकि ए में 1 2 है और सी में 1 2 कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां पर क्या हो गया तुम्हारा स्पष्टता ए उपसमुच्चय बी का तथा बी सदस्य है सी का, परंतु ए सदस्य नहीं है सी का, ए सदस्य नहीं है सी का। तो ये था हमारा दूसरा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है असत्य है, ठीक है। दूसरा वाला हमारा असत्य है। तो इसको आप लोग जल्दी से एक बार लिख लो, जल्दी से लिख लो एक बार आप लोग। सब लोग कॉपी निकाल के बैठना भाई पढ़ने के लिए, जब तक कॉपी में लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ठीक है। लिखना है, पढ़ना है, समझना है तो कॉपी निकाल के बैठो। पूरा का पूरा सिलेबस हम तुमको यहाँ पर पढ़ा देंगे, 11th का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स यहाँ पर हम लोग फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बस आपको रेगुलर रहना है और अब से रेगुलर क्लास होगी, अल्टरनेट चलेगी। आज क्लास है, फिर अगले दिन एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग 3 दिन निकालना है, सप्ताह में 2 बजे से क्लास होगी 3 दिन। तो आप हर अल्टरनेट डे इसका, तो आज जैसे कि मान लो कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो फिर से सोमवार को होगा MWF, ठीक है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन तुम लोगों का क्लास होगा। तो 3 दिन आप लोगों को आना है और आप लोगों का आराम से दिसंबर जनवरी तक में क्लास फिनिश हो जाएगा टोटल। आप पूरा का पूरा यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, यहाँ पर फिर वही है, चेक करना है कि सही है या नहीं गलत है। तो एक कहता है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए सी का उपसमुच्चय होगा। बिल्कुल सही है। ए बी का उपसमुच्चय कहने का मतलब क्या हो गया, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी सी का उपसमुच्चय, इसका मतलब बी का प्रत्येक अवयव सी में है। तो फिर ए का जब प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो ए का भी प्रत्येक अवयव कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, सी में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि क्या बोला था, असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, और अगर सत्य है तो उसको साबित कीजिए। तो इसको हम लोग साबित करते हैं। तो चलो देखो सॉल्यूशन, सत्य है, ये क्या है हमारा सत्य है, ठीक है। और प्रूफ कर रहे हैं, इसका हम लोग साबित कर रहे हैं। तो प्रूफ कर रहे हैं तो मान लेते हैं, लेट, माना कि x a का अवयव है। मान लिया कि x किसका अवयव है, a का अवयव है, ठीक है। माना कि x किसका अवयव है, a का अवयव है। तो चलो x a का अवयव है, और चूंकि a क्या है तुम्हारा सबसेट है b का, तो अगर a सबसेट है b का, इसका मतलब a का हर एक एलिमेंट b में होगा। तो अगर x a में है तो x कहाँ होगा, b में भी होगा। इससे क्या पता चला कि x हमारा क्या है तुम्हारा b में भी हो जाएगा, क्योंकि x a का अवयव है और a सबसेट है b का। तो x कहाँ, जब a में है तो 100% x कहाँ हो गया हमारा b में भी हो गया, ठीक है। चलो x b में आ गया। अब फिर देखो, चूंकि b भी हमारा उपसमुच्चय है c का, तो b अगर हमारा उपसमुच्चय है c का, तो इसका मतलब x b में है तो x कहाँ आ जाएगा, c में भी आ जाएगा मेरा। इसका मतलब क्या आ गया कि x जो है बिलोंग्स टू c, मतलब x किसका सदस्य है, c का सदस्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने माना था x क्या है, हम लोगों ने माना था कि x हमारा जो है वो a का सदस्य है, और हम लोगों को पता चला x क्या है तुम्हारा
सी का सदस्य है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देख लो एक बार, देखो तो स्पष्टतः x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, है ना, x क्या है तुम्हारा a में है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c। x a में है तो x कहाँ है हमारा, c में है, ठीक है। x a में है तो x कहाँ है तुम्हारा, c में है। इसका मतलब क्या हो गया, a हमारा क्या है, सबसेट है किसका, c का, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। x क्या है तुम्हारा a में है, तो हम लोगों ने क्या साबित करके दिखा दिया कि x c में है, तो x हमारा a क्या हो गया, c का सबसेट हो गया। तो ठीक है बच्चों, आ गई समझ में, तो आप लोग इसको एक बार लिख लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। देखो चौथा क्या कह रहा है, यदि A उपसमुच्चय नहीं है B का और B उपसमुच्चय नहीं है C का, तो बोल रहा है A भी उपसमुच्चय नहीं होगा C का, है ना। कह रहा है कि A उपसमुच्चय नहीं है B का और B उपसमुच्चय नहीं है C का, तो A C का उपसमुच्चय नहीं होगा। ये तो बिल्कुल असत्य है। हो सकता है कि A का सारा एलिमेंट B में ना हो सकता है B का सारा एलिमेंट C में ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि A का सारा एलिमेंट C में हो, तो A तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, C का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि A जो है ना C का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो चलो इसका असत्य है, साफ साफ असत्य है, तो इसका हम एग्जाम्पल लेके भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लो ये सोल्यूशन असत्य है, असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। अब एग्जाम्पल ले लो इसका, माना कि A बराबर जो है हमारा 1 2 ले लिए, 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। B बराबर ले लिए 3 4 5। साफ दिख रहा है कि A का प्रत्येक अवयव B में नहीं है, तो A क्या हुआ, B का उपसमुच्चय नहीं हुआ, ठीक है। और C ले लेते हैं हम लोग, C ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 6, ठीक है। यहां पर साफ दिख रहा है कि A का प्रत्येक अवयव B में नहीं है, तो A B का उपसमुच्चय नहीं हुआ, B का प्रत्येक अवयव C में नहीं है, तो B उपसमुच्चय नहीं हुआ C का। लेकिन देखो A का प्रत्येक अवयव C में है, इसका मतलब A उपसमुच्चय हो गया C का यहां पर। तो स्पष्टता A उपसमुच्चय नहीं है B का और B उपसमुच्चय नहीं है C का, परंतु A उपसमुच्चय है C का, परंतु A उपसमुच्चय है C का। तो मेरा असत्य था, हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके दिखा दिया कि A उपसमुच्चय नहीं है B का और B उपसमुच्चय नहीं है C का, लेकिन A C का हमारा उपसमुच्चय है। तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आप लोग इसको एक बार लिख लो, आप लोग इसको एक बार लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x A का अवयव है और A B का उपसमुच्चय नहीं है, तो x क्या होगा, B का अवयव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा क्या, x A का अवयव है, मतलब कोई A में कोई एक एलिमेंट है और A B का उपसमुच्चय नहीं है। तो अगर मान लो साफ दिख गया कि अगर x A में है और x क्या है तुम्हारा B का उपसमुच्चय नहीं है, तो x अगर B का उपसमुच्चय नहीं है, तो A B का उपसमुच्चय नहीं है, तो x क्या हो सकता है, B में हो भी सकता है और B में नहीं भी हो सकता है ना।
तो बोल रहा है कि यहाँ पर x b में होगा, ये तो गलत बात है। 100% कैसे कह सकते हो कि x b में होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये तो असत्य है। तो चलो इसका जो आंसर है वो असत्य है, और फिर इसका एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। सॉल्यूशन, ये साफ साफ क्या है? असत्य है। ये असत्य है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि a बराबर 1 2 ले लिए, माने कि a बराबर 1 2, देखो दो एलिमेंट 1 और 2 a में है, और b बराबर जो लेते हैं वो उपसमुच्चय नहीं है, वो उपसमुच्चय नहीं है। तो अगर हम लोग उपसमुच्चय नहीं है तो हम लोग ले लेते हैं 1 3 5, तो a b का उपसमुच्चय नहीं है। तो अब तुम देखो ध्यान से, 2 a में तो है लेकिन 2 कहाँ नहीं है तुम्हारा? b में नहीं है। 2 a में तो है लेकिन 2 कहाँ है? b में नहीं है। तो यहां बोला था कि अगर कोई भी अवयव a में है और a b का उपसमुच्चय नहीं है तो वो अवयव b में होगा। तो साफ दिख रहा है कि 2 तो a में है लेकिन 2 b में नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अस्पष्टता, अस्पष्टता 2 बिलोंग्स टू a, 2 a का अवयव है और 2 a का अवयव है, और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है तो a b का सबसेट नहीं है। परंतु 2 जो है वो b का अवयव भी नहीं है, 2 जो है वो b का अवयव भी नहीं है। और यहां बोल रहा था कि अगर x a का अवयव है तो x b का भी अवयव होगा। हमने दिखा दिया कि देखो 2 a का अवयव तो है लेकिन 2 b का अवयव नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये जो हमारा स्टेटमेंट था, कथन था, वो क्या है? हमारा असत्य। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ये हमारा असत्य। लिख लो इसको जल्दी से आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a b का उपसमुच्चय है, x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। सही बात है। अगर a b का उपसमुच्चय है तो a का प्रत्येक अवयव b में है, a का प्रत्येक अवयव b में है। अब बोल रहा है x b में नहीं है, तो जब x b में ही नहीं है तो x तो a में होने का कोई चांस ही नहीं है, तो x तुम्हारा a में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सत्य है। सॉल्यूशन लिख लो, सत्य है। ठीक है, देखो कि यहां पर क्या है दिया है, प्रूफ लिख लो इसको। सॉल्यूशन हो गया, सत्य है, प्रूफ कर लो इसको। तुम्हारे पास क्या दिया है? दिया है ए बी का उपसमुच्चय है और एक्स बी में नहीं है, एक्स बी में नहीं है। ठीक है, एक्स बी में नहीं है, एक्स तो अब साफ कर रहा है, हमको दिखाना है क्या एक्स ए में है। तो अभी यहां पर समझो कि चूंकि एक्स बी में नहीं है तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक्स बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स कहाँ है? बी डैश में है ना, उसका डैश में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स कहाँ है? बी डैश में है ना। और अब देखो चूंकि एक्स बी डैश में आ गया मेरा, अब चूंकि क्या है तुम्हारा ए सबसेट है बी का, हमको ध्यान दो, अगर ए सबसेट है बी का, अगर इसका डैश कर लेना तो ये उलट जाता है, क्योंकि अभी ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। जब इसको यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी छोटा सेट हो जाएगा और ए बड़ा सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी डैश सबसेट है ए डैश का। ठीक है, बी डैश सबसेट है किसका? ए डैश का। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक्स हमारा एलिमेंट है किसका? बी डैश का। तो एक्स एलिमेंट है बी डैश का और बी डैश सबसेट है ए का, इसीलिए हमारा एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा? ए डैश का एलिमेंट हो जाएगा। और एक्स मेरा जब ए डैश का एलिमेंट हो गया तो जब एक्स ए डैश में है तो ऑब्वियसली एक्स कहाँ नहीं होगा? ए में नहीं होगा। इसका मतलब एक्स जो है वो कहाँ नहीं होगा? ए में नहीं होगा। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा छठा 6 था तुम्हारा स्टेटमेंट, कथन था।
ये क्या है हमारा असत्य है और ये इसका प्रूफ रहा। आप लोग इसको जल्दी से लिख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी 3 ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी क्या है, दोनों बराबर है। और कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर है। तो साबित कीजिए कि बी बराबर सी होगा, है ना। पहले से ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। तो साबित कीजिए कि बी और सी दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो चलो इसको साबित करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। ठीक है, नंबर 1 तथा और साथ में दूसरा क्या बात दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये है नंबर 2। अब अपने को क्या दिखाना है कि बी बराबर सी बताना है, अपने को ये प्रूफ करके दिखाना है कि बी और सी दोनों बराबर है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान से देखना कि चूंकि समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है। ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी सॉरी सी है यहाँ ना, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ऐसा कर लिए हम लोग। तो ध्यान दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो अब यहां पर समझो एक बात कि ए यूनियन बी क्या हुआ, ए और बी का सारा एलिमेंट आ गया इसमें। ए यूनियन बी क्या हुआ, ए और बी का सारा एलिमेंट आ गया। इंटरसेक्शन बी, तो इसमें तो पहले से बी का सारा एलिमेंट है ही और यहां पर खाली बी हो गया। तो इसका मतलब इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा भाई, इस वाले का और इस वाले का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो बड़ा सेट हो गया, उसमें बी का सारा एलिमेंट और यहाँ बी, इस दोनों का इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, और इधर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारा सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया तुम्हारा। तो अगर यहां से देखो ये आ गया, तो इसी को और अगर सवाल के देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज, हम लोग इसको अरेंज करके लिख देते हैं थोड़ा सा कि ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर हो गया, ये बी के बराबर हो गया। इसको ले लो समीकरण 3, ये समीकरण 3 है हमारा, ये समीकरण 3 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 3 हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पुनः समीकरण 1 से, फिर से समीकरण 1 से लेते हैं। ठीक है, पुनः समीकरण 1 से, फिर से समीकरण 1 से लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ऐसा है। पिछले बार हम लोग इंटरसेक्शन बी किए थे, इस बार हम लोग इंटरसेक्शन सी करने वाले हैं। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन, अच्छा यहां पर इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अब देखो यहाँ पर, तो ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन सी में क्या आ गया, ए और सी का सारा एलिमेंट आ गया और सी,
तो ये बड़ा सेट हो गया ना, और ये सी छोटा सेट हो गया। तो हमेशा जब दो सेट का इंटरसेक्शन कर लें और एक साफ साफ पता चलता है कि एक छोटा सेट है और एक बड़ा सेट है, छोटा सेट कहने का मतलब कि इस वाले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो यहां भी वही दिख रहा है कि सी है और ये ए यूनियन सी है, तो ये छोटा सेट है, सी का सारा एलिमेंट इसमें है। इस दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, इस दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, ये वाला ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी का, तो ये सी आ जाएगा हमारा। ये क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। तो ये हमारा सी आ गया। और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इसका जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दो कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी आ गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, ऊपर में हमारे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है समीकरण 2 में कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन सी है, तो इस ए इंटरसेक्शन सी को हम लोग क्या लिख दें? ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ गया? सी आ गया। तो इसको ले लो नंबर 4। अब थोड़ा देखो ध्यान से, समीकरण 3 क्या क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बी के बराबर है, और समीकरण 4 क्या कह रहा है? समीकरण 3 वो बोला, समीकरण 4 बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 से बी और सी मेरा दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हो कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से क्या हो गया हमारा? b बराबर c, और यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से लिख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। मतलब यहाँ पर 4 चीज दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी का, a माइनस बी बराबर 5, ए यूनियन बी बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये। बोल रहा है ये चारों एक ही बात है, अपने को साबित करना ये चारों क्या एक ही बात है। चलो कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, पहला हमारा यहां से शुरू करते हैं कि ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ? ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या होता है? ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर लिख देते हैं। इसका मतलब ए का प्रत्येक, सेट ए लिख लेते हैं ना, सेट ए, सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में है, सेट बी में है, सेट बी में है। ठीक है, बहुत सिंपल बात हो गया कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है। इसका मतलब तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे। अच्छा, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में, तो इसको उलट के भी बोलेंगे ना, दोनों तरफ से लगा रहे हैं एरो। इसका मतलब ए सबसेट है बी का, तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, और सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, तो ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ भी दोनों तरफ से लगा देंगे। तो अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, तो अगर ए माइनस बी करेंगे, क्योंकि ए का हर एक अवयव बी में है, और जब हम ए से बी को घटाएंगे तो सबका सब क्या होगा? घट जाएगा। तो ये सब घट के क्या बच जाएगा? 5 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ए माइनस, ए सबसेट था बी का, तो उससे हम लोग कहां पर आ गए? ए माइनस बी बराबर 5 पर आ गए, और a माइनस बी बराबर 5, तो उल्टा चलेंगे तो a सबसेट हो गया b का। इसका मतलब हम क्या दिखा दिए? 1 से 2 पर जा सकते हैं, 2 से 1 पर आ सकते हैं, दोनों सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इंप्लाइज 1 से हम लोग 2 पर जाएंगे और 2 से हम लोग कहां आ जाएंगे? 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गई। तो 1 से 2 पर आ गए। अब चलो 2 से 3 पर आने का कोशिश करते हैं। तो चलो देखो 2 से 3 पर आने का कोशिश करते हैं। देखो हमारा 2 क्या है, ध्यान दो, 2 क्या है?
2 नंबर। क्या है हमारा a माइनस बी बराबर 5 है, तो a माइनस बी बराबर 5 है, तो ये कब संभव है? जब a का हर एक अवयव b में हो तभी संभव है कि a में b घट के कितना बच जाए, मेरा 5 बच जाए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हो गया सेट a उल्टा भी दोनों तरफ से, इससे इसमें भी चले जा रहे हैं। सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है, सेट b में है, ठीक है। सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है। अच्छा एक बात बताओ, सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है, इसका मतलब b बड़ा सेट है और a क्या है तुम्हारा छोटा सेट है। तो अगर यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? तो यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है तो b बड़ा सेट है, a छोटा सेट है। तो अगर a यूनियन b ले लो, तो क्योंकि a का प्रत्येक अवयव तो b में है ही, तो आपको सिर्फ b लिख दो, काम बन जाएगा। तो a यूनियन b आ गया। तो अब देखो 2 से हम लोग कहां पहुंच गए? 3 पर पहुंच गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इंप्लाइज 2 से हम लोग कहां जा सकते हैं? 3 पर जा सकते हैं, और 3 से कहां आ सकते हैं? 2 पर आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 पर आ गए और 3 से 2 पर आ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरे से चौथे पर जाना है। तीसरे से कहां जाना है? चौथे पर। तो तीसरा क्या? a यूनियन b बराबर b है हमारा, तो a यूनियन b बराबर b है। चलो देखो तीसरा क्या है हमारा? a यूनियन b बराबर क्या है तुम्हारा? b है। अच्छा a यूनियन b बराबर b है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है b बड़ा सेट है और a क्या है? छोटा सेट है। इसका मतलब भी वही होता है, a का प्रत्येक अवयव b में है ना, a का प्रत्येक अवयव b में है। तो देखो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, उल्टा है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय इसको पढ़ते हैं कि मतलब यहां से यहां आएंगे कि सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है, सेट b में है, ठीक है। तो सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है, तो इसका मतलब तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय a इंटरसेक्शन b अगर कर लो तो क्या होगा? क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है तो a छोटा सेट है और b क्या है? बड़ा सेट है। और इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आता है? छोटा वाला आता है। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आ गया? a आ गया। तो यहां से क्या आ गया हमारा? तीसरा से कहां पहुंच गए? तीसरा से चौथा पर पहुंच गए, तीसरा से चौथा पर पहुंच गए। अब चौथा से पहला पर आ जाओ तो पूरा का पूरा चेन बन जाएगा, है ना। इसका मतलब चारों क्या है? एक ही हो जाएगा। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब आते हैं हम लोग नंबर 4। देखो क्या है हमारा? a इंटरसेक्शन b बराबर a, तो a इंटरसेक्शन b बराबर a है, तो इसका मतलब भी वही हो गया। क्या? a का प्रत्येक अवयव b में है, इसका मतलब भी वही हो गया। तो दिस इंप्लाइज सेट a का प्रत्येक अवयव सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है। तो सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया a माइनस बी बराबर 5। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 4 से 1 पर पहुंच गए और 1 से पहला, तो देखो वापस 4 से 1 पर पहुंच गए। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिखाया? हम लोगों ने सबसे पहले दिखाया 1 से 2 पर जा रहे हैं, फिर दिखाया 2 से 3 पर जा रहे हैं, फिर दिखाया 3 से 4 पर जा रहे हैं, फिर दिखाया 4 से 1 पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दिया हुआ जो चारों कथन है वो क्या है? सेम ही है, एक ही है ना। अतः चारों क्या है? क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या है? चारों प्रतिबंध तुल्य है, ये लिख देना है। अतः चारों प्रतिबंध तुल्य है, चारों प्रतिबंध तुल्य है, चारों प्रतिबंध तुल्य है। और यही हमको साबित करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमको साबित करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखकर नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिखाइए साबित कीजिए कि ए सबसेट है बी का, तो सी माइनस बी जो है ना वो सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का, ठीक है। सी माइनस बी जो है ना वो सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का। तो चलो दिखाते हैं इसको। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है हमारे पास, जो गिवन है वो है ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है हमारे पास। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट। तो अब देखो यहां पर, तो हमें साबित करना है, तो हमें साबित करना है, यहां लिखते हैं, तो हमें साबित करना है b माइनस सी सबसेट होगा c माइनस ए का। b माइनस सी किसका सबसेट होगा, c माइनस ए का, ये हमको साबित करना है। तो मान लेते हैं, लेट, माना कि x जो है, अच्छा माना लिखना है, लेट नहीं लिखना है ना। एक्चुअली ज्यादातर आदत है इंग्लिश में पढ़ाने का, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बार बार आ जाता है। वो कोशिश करेंगे कि हिंदी में आप लोगों को अच्छे से समझा पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता था, रहता था कि सर हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। इसी वजह से हिंदी में बैच स्टार्ट किए। माना कि x जो है वो सदस्य है किसका, b माइनस सी का। माना कि x किसका सदस्य है, b माइनस सी का। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि x जो है ना b का तो सदस्य है, और x किसका सदस्य नहीं है, और x जो है वो c का सदस्य नहीं है। b माइनस सी का यही मतलब होता है, x b का तो सदस्य है लेकिन x c का सदस्य नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, है ना। तो a अगर हमारा सबसेट है b का, तो एक्चुअली क्या है ना, उल्टा ले लिया ना, c माइनस बी लेना था हमको, सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी मेरे से। यहाँ पर हमारा c माइनस बी है भाई, हम b माइनस सी ले लिए, ये c माइनस बी है हमारा, ठीक है, c माइनस बी। तो यहाँ भी हमारा क्या है, c माइनस बी है, ये c माइनस बी है। तो इसका मतलब x सदस्य है c का और x सदस्य नहीं है b का। अब देखो, चूंकि a सबसेट है b का, तो जब x b में ही नहीं है, तो जब x नॉट इक्वल टू b, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x तुम्हारा a में भी नहीं होगा। क्यों कि बड़ा वाले ही सेट में x नहीं है तो छोटा वाले में कहां से होगा। तो साफ दिख गया कि चूंकि x a सबसेट है b का, मतलब a उपसमुच्चय है b का, और x b में नहीं है, तो अगर x b में नहीं है तो x कहां होगा, a में भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो यहां से ध्यान दो। तो यहां से क्या हो गया, x c में है और x b में नहीं है, इसका मतलब x a में भी नहीं है। तो जब हमारा x a में नहीं, x c में है और x a में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x हमारा c माइनस a में है। x कहाँ है हमारा, x c में है और x a में नहीं है, इसका मतलब x c माइनस a में। हमने माना था कि x मेरा c माइनस b में है और हमने साबित कर दिया कि x कहाँ है हमारा, c माइनस a में है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज, है ना, या पूरा एक बार लिख लो कि चूंकि x बिलोंग्स टू c माइनस b, दिस इंप्लाइज x c माइनस b में है, तब x जो है हमारा c माइनस a में है, c माइनस a में है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि c माइनस b जो है वो सबसेट है, c माइनस b जो है वो सबसेट है c माइनस a का। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे, आप लोग इसको जल्दी से लिख लो। और चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि मान लीजिए PA बराबर PB है, PA और PB दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना है A बराबर B। तो हमको क्या साबित करना है, A बराबर B साबित करना है। तो चलो देखो, सॉल्यूशन दिया हुआ हमारे पास क्या है, दिया है क्या, PA बराबर PB। तो हमें साबित करना है, तो हमें
साबित करना है ए बराबर बी। अच्छा, पीए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, है ना। क्या होता था पावर सेट, हम लोग पढ़े थे पावर सेट, शक्ति समुच्चय, है ना। एक कोई सेट है, उसका सारा सबसेट लिख दो जितना लिख पाओ और उसका एक सेट बना दो तो वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता था, जैसे ए का पावर सेट है तो ए का जितना भी सबसेट है सब इसके पावर सेट में आएगा। तो ए खुद एक क्या है, अपना सबसेट होता है, तो पावर सेट ए में पी भी ए भी आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर, तो चूंकि ध्यान देना ए जो है वो सदस्य होता है, किसका सदस्य होता है, पीए का, है ना। क्योंकि पावर सेट ए है मतलब ए के सारा ही सबसेट का एक सेट होता है पावर सेट। तो इस पावर सेट ए में ए तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ए खुद का सबसेट है। तो ए किसका सदस्य है, पावर सेट ए का। तो यहां पर दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए किसका सदस्य है, पावर सेट ए और पावर सेट बी बराबर है। तो अगर ए पावर सेट ए का सदस्य है तो ए पावर सेट किसका सदस्य है, बी का सदस्य हो गया, है ना। तो ए पावर सेट ए का सदस्य है तो ए पावर सेट किसका हो गया, बी का सदस्य भी हो गया। और देखो यहां पर ऐसा आ गया, तो ए क्या है, पावर सेट बी का भी हमारा सदस्य हो गया। तो और हम लोग को क्या है तुम्हारा, एक बात जान लो कि हमको ए बराबर बी दिखाना है, तो हम क्या दिखा दें, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर तो दिस इंप्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए पावर सेट बी का मेरा सदस्य हो गया। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, सबसेट हो गया। ए क्या हो गया, क्योंकि पावर सेट बी है, ए क्या है, पावर सेट बी का सदस्य है, दोनों हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए मेरा सदस्य हो गया, ये सबसेट हो गया बी का। ए किसका सबसेट हो गया, बी का। क्यों कि अगर ए सदस्य है पावर सेट ए का, ए सदस्य है पावर सेट बी का, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि पावर सेट बी में जो सबसे बड़ा, पावर सेट बी में जो सबसे बड़ा सेट होता है वो होता है बी, है ना। तो अगर हम बी ले लें सेट, तो ये क्योंकि ए इसका सदस्य है और बी इसका सदस्य और सबसे बड़ा सदस्य है, ठीक है, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, पहली बात। और फिर देखो पुनः ध्यान देना, बी सदस्य है पावर सेट बी का, बी सदस्य है पावर सेट बी का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बी सदस्य हो जाएगा किसका, पावर सेट ए का, क्योंकि दोनों बराबर है, पावर सेट ए और पावर सेट बी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी जो है वो सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि पीए जो है, पीए का सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है ए, है ना। पीए का जो पीए पावर सेट है उसमें बहुत सारा अवयव है और सबसे बड़ा जो अवयव है, बड़ा जो सेट होता है वो ए होता है। तो बी किसका हो गया तुम्हारा, ए का सबसेट हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ रहा है तुम्हारा, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ए बी का सबसेट है और बी सबसेट है ए का। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए और बी दोनों ही क्या है, बराबर है। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है बच्चों, तो आ गई होगी आप लोगों को समझ में। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म इसमें है, अगर आप पीछे का अच्छे से पढ़े तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर पीछे का नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग एक बार पीछे का जाकर सारा का सारा पढ़ लें अगर नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज हम लोग फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चले। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो ध्यान से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।